क्या होगा अगर किसी विद्यार्थी के भारी एकेडमिक दबाव में टूटने या कह लें कि सिलेबस पूरा न कर पाने का असली कारण ये नहीं है कि वो पढ़ाई कम कर रहा है। सही सवाल है ना? Right. मतलब बल्कि कारण ये है कि वो सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि सफलता का मतलब है हर मोर्चे पर एक साथ लड़ना। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। एकदम सही। तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम इसी धारणा को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। आज हमारे पास गैरी केलर और जे पैपासान की चर्चित किताब द वन थिंग के सिद्धांत हैं। हाँ, और हमने इन सिद्धांतों को खास तौर पर विद्यार्थियों के नजरिए से डिकोड करने के लिए अपने स्रोतों में शामिल किया है। बिल्कुल, उन विद्यार्थियों के लिए जो असाइनमेंट, परीक्षाओं और एक अंतहीन सिलेबस के पहाड़ तले दबे हुए हैं। हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे केवल किसी एक मुख्य एकेडमिक प्राथमिकता पर फोकस करने से बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ना? और इसे शुरू करने के लिए मुझे एक बहुत ही सटीक रूसी कहावत याद आ रही है जो इस पूरी चर्चा की नींव रखती है। कहावत है कि यदि कोई 2 खरगोशों के पीछे भागता है तो उसे एक भी नहीं मिलेगा। अरे वाह, वो रूसी कहावत वास्तव में उस भ्रम को उजागर करती है जिसे हम समानता का झूठ कहते हैं। समानता का झूठ मतलब सब कुछ बराबर नहीं है। एकदम सही। पढ़ाई शुरू करते समय किसी भी विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी बाधा यही है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। अब सोचिए, जब मेज पर 10 अलग-अलग विषयों की किताबें रखी हों तो दिमाग क्या सोचता है? यही कि सारी किताबें जरूरी है। बिल्कुल, दिमाग ये मान लेता है कि वे सभी 10 किताबें, सभी चैप्टर और सभी असाइनमेंट समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इंसान का दिमाग हर काम को एक समान प्राथमिकता देने के लिए वायर्ड होता है। ये तो एक ट्रैप है। बहुत बड़ा ट्रैप है। लेकिन वास्तविक एकेडमिक दुनिया में चीजें कभी भी समान नहीं होती। कुछ विषय या कह लें कुछ मुख्य सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव बाकी सभी चीजों से कहीं अधिक होता है। इस असमानता को थोड़ा और खोलते हैं। मतलब एक विद्यार्थी का सिलेबस किसी विशाल जिक्सॉ पजल की तरह होता है। सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ भ्रम पैदा होगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसी को समझने के लिए हमारे स्रोतों में पेरेटो सिद्धांत का गहराई से उल्लेख किया गया है, जिसे हम 80-20 नियम भी कहते हैं। हाँ, 80-20 नियम। लेकिन जो बात मुझे इसमें सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि इस सिद्धांत को दुनिया के सामने विल्फ्रेडो पेरेटो ने नहीं रखा था। सच में? तो फिर किसने रखा? इसे जोसेफ एम जुरान नाम के एक क्वालिटी कंट्रोल विशेषज्ञ ने दुनिया के सामने रखा था। जुरान ने पेरेटो के उस पुराने गणितीय मॉडल को देखा जिसमें बताया गया था कि इटली की 80% संपत्ति केवल 20% लोगों के पास है। अच्छा, तो जुरान ने इसे एक अलग नजरिए से देखा। हाँ, जुरान ने महसूस किया कि ये असमान वितरण केवल अर्थशास्त्र का नियम नहीं है, ये तो प्रकृति का एक सार्वभौमिक नियम है। अगर इसे सीधे तौर पर किसी विद्यार्थी के जीवन पर लागू किया जाए ना, तो इसका मतलब है कि किसी भी परीक्षा में 80% परिणाम सिलेबस के केवल 20% हिस्से को गहराई से समझने से आते हैं। क्या बात है। और किताब इस 80-20 नियम को एक कदम और आगे ले जाती है, जिसे उन्होंने एक्सट्रीम पेरेटो कहा है। एक्सट्रीम पेरेटो मतलब 20% से भी कम? हाँ बिल्कुल। ये विचार केवल 20% पर रुकने का नहीं है। बात उस 20% के अंदर के 20% को खोजने की है। अरे बाप रे। और फिर उसे तब तक काटते छांटते रहने की है जब तक कि केवल एक चीज न बच जाए, द वन थिंग। उदाहरण के लिए, जब विद्यार्थी अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो तो बस एक लंबा सा पन्ना भर देते हैं उन सभी चीजों से जो उन्हें अगले महीने करनी है। एग्जैक्टली। और वो सूची इंसान को हर संभाव दिशा में खींचती है, तनाव देती है। लेकिन जब उसी सूची को इस एक्सट्रीम पेरेटो के चश्मे से देखा जाता है तो अनावश्यक चीजें छटने लगती हैं। मतलब वो डराने वाली टू डू लिस्ट एक बेहद छोटी सक्सेस लिस्ट में बदल जाती है। बिल्कुल, एक ऐसी सक्सेस लिस्ट जो स्पष्ट रूप से बताती है कि आज का, अभी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। इस एक्सट्रीम पेरेटो को और बेहतर तरीके से विजुअलाइज करने के लिए मुझे भौतिक विज्ञानी लॉन व्हाइटहेड का वो 1983 का प्रयोग याद आ रहा है। हाँ, वो अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स वाला पेपर। हाँ, एकदम वही। उन्होंने एक बहुत ही शानदार पेपर प्रकाशित किया था। उन्होंने साबित किया कि एक गिरता हुआ डोमिनो केवल अपने बराबर के आकार वाले डोमिनो को ही नहीं गिरा सकता, बल्कि उससे बड़े को भी गिरा सकता है, राइट? बिल्कुल। उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो अपने से 50% बड़े डोमिनो को भी गिरा सकता है। ये एक ज्यामितीय प्रगति यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जन्म देता है।
ये डोमिनो परमाणु अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। अगर इस ज्यामितीय प्रगति को हम आगे बढ़ाएं तो एक छोटे से 2 इंच के डोमिनो से शुरू करके केवल 18वां डोमिनो पीसा की झुकी हुई मीनार जितना बड़ा होगा। अरे वाह! और 23वां डोमिनो तो एफिल टावर से भी ऊंचा होगा। और अगर हम 57वें डोमिनो तक पहुंच जाएं तो वो इतना विशाल होगा कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी को पाट देगा। चांद तक? और ये सब केवल 1-2 इंच के टुकड़े से शुरू हुआ था। बिल्कुल। विद्यार्थियों के लिए इसका सीधा सा अर्थ है अपनी लीड एकेडमिक डोमिनो को खोजना, जो छोटे अध्ययन से शुरू होकर विशाल लक्ष्य दिला सकता है। अच्छा, मैं इस बात पर थोड़ा रुकना चाहूंगी और एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठाना चाहूंगी। मतलब ये डोमिनो वाली बात सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक लगती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पर लागू करें तो ये सिद्धांत थोड़ा अव्यावहारिक लगने लगता है। मान लीजिए कि किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल के विद्यार्थी के सिलेबस में 10 अलग-अलग विषय हैं। परीक्षा में तो उन सभी 10 विषयों से सवाल आएंगे ना? बिल्कुल। अगर वो विद्यार्थी एक्सट्रीम पेरेटो का इस्तेमाल करके केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता है और बाकी 9 विषयों को छोड़ देता है, तो वो तो निश्चित रूप से फेल हो जाएगा। तो फिर ये सिद्धांत एक वास्तविक एकेडमिक परिदृश्य में कैसे काम करता है? ये संदेह एकदम स्वाभाविक है और अक्सर लोग द वन थिंग को इसी तरह गलत समझते हैं। अच्छा, तो सही तरीका क्या है इसे समझने का? इस सिद्धांत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी 9 विषयों को हमेशा के लिए नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि उन 10 विषयों का क्रम क्या होना चाहिए। मतलब सीक्वेंसिंग महत्वपूर्ण है। एकदम सही। महत्व कभी भी पूरी तरह समान नहीं होता। इसे ही लीड एकेडमिक डोमिनो खोजना कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक विद्यार्थी भौतिकी, रसायन विज्ञान और उन्नत गणित पढ़ रहा है। ठीक है। अगर वो कैलकुलस के बुनियादी सिद्धांतों को अपना वन थिंग या पहला डोमिनो बनाता है और उस पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है, तो भौतिकी के जटिल डेरिवेशन अचानक बहुत आसान हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि भौतिकी में कैलकुलस का बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। पहला डोमिनो गिराने से बाकी के विषय जो कि बड़े डोमिनो हैं वो अपने आप गिरने लगते हैं। सफलता एक साथ हर मोर्चे पर हमला करने से नहीं मिलती, बल्कि एक के बाद एक क्रमिक रूप से सही चीजों पर प्रहार करने से मिलती है। ये स्पष्टीकरण सच में बहुत मददगार है। हाँ, यही इस किताब का मुख्य संदेश है। इसका मतलब है कि मुख्य अवधारणाओं को पकड़ना जो बाकी सिलेबस की नींव है। अब जब कोई विद्यार्थी अपना वो पहला डोमिनो या वो सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च टॉपिक चुन लेता है, तो उसे लागू करने की बारी आती है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि यहीं पर आज की पीढ़ी सबसे बड़े जाल में फंसती है, जिसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम इसे अच्छा मानते हैं। मल्टीटास्किंग आधुनिक कार्य संस्कृति का सबसे बड़ा झूठ है। अजीब बात यह है कि इसे एक बहुत ही सकारात्मक गुण माना जाने लगा है। हाँ, जैसे कि ये कोई टैलेंट हो। सही कहा। क्लिफर्ड नैस नामक एक शोधकर्ता ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इस पर एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था। उन्होंने 262 विद्यार्थियों को चुना। क्या देखने के लिए? ये सोचकर कि जो लोग लगातार मल्टीटास्किंग करते हैं, उनके मस्तिष्क में सूचनाओं को तेजी से प्रोसेस करने की कोई गुप्त क्षमता विकसित हो जाती होगी। तो क्या सच में ऐसे था? परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। क्लिफर्ड नेस के वे परिणाम चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया कि जो लोग बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते थे, वे हर उस पैमाने पर खराब प्रदर्शन कर रहे थे जिसे मापा जा सकता था। बिल्कुल। वे सूचनाओं को अलग करने में खराब थे, वे याद रखने में खराब थे, और सबसे बढ़कर वे एक काम से दूसरे काम में स्विच करने में भी उन लोगों से बदतर थे जो मल्टीटास्किंग नहीं करते थे। हाँ, उन्होंने इन उच्च मल्टीटास्कर्स के लिए एक बहुत ही सटीक वाक्यांश का इस्तेमाल किया था। अप्रासंगिक चीजों के शिकार। यानी उनका दिमाग ये तय ही नहीं कर पाता कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या फालतू। एग्जैक्टली। और इसके पीछे जो न्यूरोलॉजिकल तंत्र काम कर रहा है वो बहुत दिलचस्प है। डेविड मेयर के शोध ने इसे और गहराई से समझाया है। डेविड मेयर के शोध में क्या सामने आया? उन्होंने बताया कि जब कोई इंसान एक काम छोड़कर दूसरा काम शुरू करता है तो मस्तिष्क तुरंत गियर नहीं बदलता। इसे टास्क स्विचिंग कहा जाता है। मतलब दिमाग को टाइम लगता है एडजस्ट होने में। हाँ, मस्तिष्क को पहले काम के नियमों और संदर्भ को हटाकर दूसरे काम के नियमों को लोड करना पड़ता है। सरल कार्यों में इस स्विचिंग की वजह से 25% अधिक समय बर्बाद होता है। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। और रुकिए, जब बात जटिल कार्यों की आती है, जैसे कोई विद्यार्थी एक तरफ अपना फाइनल रिसर्च पेपर लिख रहा है और दूसरी तरफ ग्रुप चार्ट पर चर्चा कर रहा है, जो कि आजकल बहुत आम है। बिल्कुल। तो इस स्थिति में स्विचिंग में 100% तक अधिक समय लग सकता है। बाप रे, मतलब डबल टाइम।
इसे पढ़ते समय मुझे जो एक एनालॉजी सबसे ज्यादा समझ आई ना, वो थी बाजीगरी ये जगलिंग। जगलिंग वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात ये है, मल्टीटास्किंग असल में बाजीगरी की तरह है। ये एक भ्रम है। जब हम किसी बाजीगर को 3 गेंदें हवा में उछालते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो एक ही समय में 3 गेंदों को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। वास्तविकता में वो बाजीगर एक समय में केवल एक ही गेंद को पकड़ता है और फेंकता है। वो बस काम इतनी तेजी से बदल रहा है कि हमें वो मल्टीटास्किंग लगता है। ये मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का एकदम सही चित्रण है। मस्तिष्क के अलग अलग चैनल होते हैं। वो कैसे काम करते हैं? देखिए, एक इंसान एक ही समय में चल सकता है और फोन पर बात कर सकता है, क्योंकि चलना मस्तिष्क के एक अलग हिस्से से नियंत्रित होता है और बात करना दूसरे हिस्से से। समझ गए। लेकिन जब बात प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की आती है, वो हिस्सा जो जटिल समस्याओं को सुलझाने और उच्च स्तरीय सोच के लिए जिम्मेदार है, तो वो एक साथ 2 चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। तो जब हम 2 असाइनमेंट एक साथ करते हैं, तो हम बस तेजी से स्विच कर रहे होते हैं। हाँ, और इसे बौद्ध धर्म में मस्तिष्क की एक विचलित अवस्था कहा गया है, जिसे वो मंकी माइंड कहते हैं। मंकी माइंड मतलब बंदर जैसा दिमाग। बिल्कुल, एक ऐसा मन जो एक विचार से दूसरे विचार पर बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है, बिना किसी एक जगह टिके। और जब विद्यार्थी जटिल एकेडमिक असाइनमेंट कर रहे होते हैं, तो ये मंकी माइंड उनकी सारी उत्पादकता को खा जाता है। तो इस मंकी माइंड को शांत करने और मल्टीटास्किंग से बचने के लिए इंसान को एक ही काम पर लंबे समय तक टिके रहने की जरूरत होती है। हाँ, और यही सबसे मुश्किल काम लगता है लोगों को। और इस बिंदु पर आकर एक और बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक काम पर टिके रहने के लिए उन्हें आजीवन अनुशासन या डिसिप्लिन की आवश्यकता है। ये तो सबसे बड़ा मिथक है। हाँ ना? उन्हें लगता है कि सफल लोग जन्म से ही अनुशासित होते हैं और उनका जीवन किसी मशीन की तरह चलता है। ये शायद सफलता से जुड़ा सबसे बड़ा झूठ है। कोई भी इंसान लगातार हर समय अनुशासित नहीं रह सकता। तो फिर वो सफल कैसे होते हैं? द वन थिंग में ये बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि सफलता कोई लंबी मैराथन नहीं है जिसमें जीवन भर अनुशासन बनाए रखना पड़े। इसके बजाय ये एक छोटी दौड़ है, एक स्प्रिंट है। मतलब कुछ समय का अनुशासन। हाँ, इसे चुनिंदा अनुशासन कहते हैं। इसे केवल तब तक बनाए रखने की आवश्यकता होती है जब तक कि वो काम आपकी आदत न बन जाए। एक बार जब कोई व्यवहार आदत का रूप ले लेता है, तो उसे करने के लिए बहुत कम ऊर्जा या अनुशासन की आवश्यकता होती है। आदत की इस चर्चा में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन का वो शोध बहुत प्रासंगिक हो जाता है, जिसने 21 दिन में आदत बनने वाले उस पुराने और लोकप्रिय मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया। हाँ, वो 21 दिन वाली बात तो सबने सुनी होती है। बिल्कुल, लेकिन उस शोध में पाया गया कि किसी भी नई आदत को पूरी तरह से स्वचालित या ऑटोमेटिक बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं, न कि 21 दिन। 66 दिन का ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यथार्थवादी है। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल है। हाँ, सोचिए, जब कोई विद्यार्थी ये मानकर चलता है कि 21 दिन में पढ़ाई की आदत बन जाएगी और 22वें दिन भी उसे संघर्ष करना पड़ता है, तो वो निराश होकर हार मान लेता है। वो सोचता है कि मुझ में कोई कमी है। बिल्कुल, लेकिन अगर उसे पता हो कि ये 66 दिन का सफर है, तो वो डटा रहता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ओलंपिक तैराक माइकल फेल्प्स का है। ओहो, माइकल फेल्प्स की कहानी तो बहुत प्रेरणादायक है ना? जब फेल्प्स बच्चे थे तो उन्हें ADHD यानी ध्यान की कमी और अति सक्रियता विकार था। उनकी किंडरगार्टन की शिक्षिका ने यहां तक कह दिया था कि ये लड़का जीवन में कभी भी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। और फिर उसी लड़के ने इतिहास में सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। हाँ, और ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा केवल एक चुनिंदा अनुशासन में लगा दी। रोजाना पानी में उतरने और तैरने की आदत। बिल्कुल, 14 साल की उम्र से लेकर बीजिंग ओलंपिक तक उन्होंने साल के 365 दिन हर दिन अभ्यास किया, यहां तक कि उन्होंने रविवार को भी छुट्टी नहीं ली। उस एक आदत ने, उस एक लीड डोमिनो ने उनके ADHD को पीछे छोड़ दिया और उन्हें एक चैंपियन बना दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। पेज? कैसा पेज? लगातार 66 दिनों तक उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम इच्छा शक्ति या विल पावर कहते हैं। इच्छा शक्ति। और लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि इच्छा शक्ति हमेशा उनके इशारे पर मौजूद रहेगी, जबकि सच्चाई ये है कि इच्छा शक्ति मोबाइल फोन की बैटरी की तरह होती है। मतलब वो डिस्चार्ज होती है। बिल्कुल, हर सुबह ये पूरी तरह चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है और इंसान निर्णय लेता है, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, तो ये बैटरी तेजी से खाली होती जाती है।
इस बैटरी के खत्म होने की प्रक्रिया को स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बाबा शिव के उस प्रयोग ने बहुत ही शानदार तरीके से साबित किया था। हाँ, वो केक और फ्रूट सलाद वाला प्रयोग। बिल्कुल। उन्होंने 165 अंडरग्रेजुएट विद्यार्थियों को लिया और उन्हें 2 समूहों में बांट दिया। एक समूह से कहा गया कि उन्हें केवल 2 अंकों का एक नंबर याद रखना है, जो कि बहुत आसान था। हाँ, और दूसरे समूह को 7 अंकों का एक कठिन नंबर याद रखने का काम दिया गया। और प्रयोग का असली हिस्सा तब शुरू हुआ जब उन विद्यार्थियों को दूसरे कमरे में ले जाया गया। रास्ते में उन्हें स्नैक के रूप में 2 विकल्प दिए गए, एक स्वस्थ फ्रूट सैलेड या एक भारी चॉकलेट केक। हाँ, बाबा शिव ये देखना चाहते थे कि संज्ञानात्मक बोझ यानी कॉग्निटिव लोड इंसान के फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। परिणाम ऐसे थे जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। जिन विद्यार्थियों के दिमाग में केवल 2 अंकों का नंबर था, उन्होंने फ्रूट सैलेड चुना, क्योंकि उनकी विल पावर बैटरी बची हुई थी। बिल्कुल। लेकिन जिन विद्यार्थियों को 7 अंकों का नंबर याद रखना था, उन्होंने चॉकलेट केक चुनने की संभावना लगभग दुगनी दिखाई। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ ना? केवल 5 अतिरिक्त अंकों को याद रखने के उस मानसिक तनाव ने उनकी इच्छा शक्ति की बैटरी को इतना चूस लिया था कि वो एक स्वस्थ विकल्प चुनने में पूरी तरह विफल रहे। ये प्रयोग इच्छा शक्ति के पीछे के जीव विज्ञान को उजागर करता है। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो संख्याओं को याद रखता है और वो हिस्सा जो आवेगों को नियंत्रित करता है, दोनों एक ही ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं। मतलब ऊर्जा एक ही जगह से आ रही है? एकदम सही। जब वो ऊर्जा खत्म हो जाती है तो इंसान हमेशा सबसे आसान विकल्प चुनता है। इसी विचार को वॉल्टर मिशेल के प्रसिद्ध मार्शमेलो टेस्ट ने भी पुष्ट किया था। हाँ, वो बच्चों वाला प्रयोग। बिल्कुल। उस अध्ययन में जो 4 साल के बच्चे तुरंत मार्शमेलो खाने के बजाय अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके थोड़ी देर रुकने में सफल रहे, भविष्य में उनके एसएटी स्कोर बहुत अच्छे आए। उन बच्चों की तुलना में औसतन 210 अंक अधिक थे जो इंतजार नहीं कर सके। हाँ, इच्छा शक्ति और संतुष्टि में देरी करने की यह क्षमता, जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, सीधे तौर पर एकेडमिक सफलता से जुड़ी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि विद्यार्थियों को अपनी सबसे कठिन पढ़ाई तब करनी चाहिए जब उनकी बैटरी पूरी तरह चार्ज हो? 100%। अगर पढ़ाई से जुड़ी इच्छा शक्ति दिन चढ़ने के साथ कम होती जाती है, तो विद्यार्थियों को अपनी सबसे कठिन पढ़ाई शाम या रात के लिए कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि तब वे थके हुए होते हैं। हाँ, और तब उनका दिमाग चॉकलेट केक यानी नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया ही चुनेगा। तो इसका समाधान क्या है? यही कारण है कि दिनचर्या में एक सख्त मॉर्निंग रूटीन का होना इतना आवश्यक है। दिन की शुरुआत में जब इच्छा शक्ति की बैटरी 100% चार्ज होती है, तभी उस वन थिंग को पूरा कर लेना चाहिए। मतलब सुबह सुबह ही सबसे बड़ा काम निपटा लो। बिल्कुल। इससे पहले कि दुनिया भर के विकर्षण, ईमेल और छोटे मोटे काम उस ऊर्जा को सोख लें, सबसे महत्वपूर्ण एकेडमिक डोमिनो को गिरा देना चाहिए। अब यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि क्या पढ़ना है, मल्टीटास्किंग क्यों खतरनाक है और सुबह की इच्छा शक्ति का उपयोग क्यों करना है। हाँ, हमने काफी बेसिक्स कवर कर लिए हैं। लेकिन इस सैद्धांतिक ज्ञान को एक ठोस दैनिक अध्ययन योजना में कैसे बदला जाए? हमारे स्रोत इस अंतर को पाटने के लिए फोकसिंग क्वेश्चन नामक एक तकनीक का प्रस्ताव देते हैं। फोकसिंग क्वेश्चन इस पूरी पुस्तक का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। वो सवाल क्या है? ये सवाल है, वो कौन सी एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ जिससे बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाए। ये सवाल किसी भी विद्यार्थी के लिए एक कंपास की तरह काम करता है। बिल्कुल। ये बड़े दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है और ये भी बताता है कि आज का पहला कदम क्या होना चाहिए। इस फोकसिंग क्वेश्चन को लागू करने की जो विधि बताई गई है, उसे गोल सेटिंग टू द नाउ कहा जाता है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे तुरंत रूसी मैट्रियोस्का गुड़िया की याद आई। वो लकड़ी की गुड़िया जिसके अंदर एक और गुड़िया होती है। हाँ, बिल्कुल वही। जैसे उस लकड़ी की गुड़िया में एक बड़ी गुड़िया को खोलने पर उसके अंदर एक छोटी गुड़िया निकलती है और उसके अंदर एक और। ठीक उसी तरह ये विधि भविष्य के एक बहुत बड़े लक्ष्य को आज के एक छोटे से काम के भीतर समेटने का तरीका है। ये एनालॉजी इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। गोल सेटिंग टू द नाउ का अर्थ है पीछे की ओर से योजना बनाना। मतलब अंत से शुरुआत करना। हाँ, कोई भी इंसान पहले अपने किसी दिन के बड़े लक्ष्य के बारे में सोचता है, जैसे कि एक शीर्ष वैज्ञानिक बनना। फिर वो खुद से पूछता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले 5 साल में क्या एक चीज करनी है। फिर उस 5 साल के लक्ष्य के लिए इस 1 साल में क्या करना है। एग्जैक्टली। इस साल के लक्ष्य के लिए इस 1 महीने में क्या करना है, इस महीने के लिए इस हफ्ते क्या करना है, इस हफ्ते के लिए आज क्या करना है, और अंत में अभी इसी पल वो कौन सी एक चीज करनी है
जो उस पूरी श्रृंखला को गति दे सके। बिल्कुल। ये प्रक्रिया इंसान को एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा से बचाती है, जिसे योजना भ्रांति या प्लानिंग फैलेसी कहा जाता है। ये प्लानिंग फैलेसी क्या होती है? एक शोध में 262 विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करते हुए देखा गया था। जिन विद्यार्थियों ने केवल परीक्षा में ए ग्रेड लाने के अंतिम परिणाम की कल्पना की, उनका प्रदर्शन वास्तव में खराब रहा। क्योंकि सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। सही कहा, केवल परिणाम के बारे में सोचने से कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने उस ए ग्रेड को पाने की प्रक्रिया की कल्पना की, यानी ये तय किया कि वे किस समय, कहां और कौन सा विषय पढ़ेंगे, उन्होंने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। और जब ये तय हो जाता है कि प्रक्रिया क्या होगी और आज कौन सी एक चीज करनी है, तो अंतिम कदम आता है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग बहुत जरूरी है। हाँ, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने कैलेंडर में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए समय का एक बड़ा निर्बाध हिस्सा बुक करना। द वन थिंग सुझाव देती है कि इस काम के लिए दिन में कम से कम 4 घंटे का एक ब्लॉक होना चाहिए। पॉल ग्राहम ने इसे बहुत अच्छे से मेकर बनाम मैनेजर शेड्यूल के रूप में वर्णित किया है। हाँ, मेकर टाइम दिन का वो हिस्सा है, आमतौर पर सुबह का समय, जहां इंसान बिना किसी रुकावट के गहराई से रिसर्च करता है, कठिन असाइनमेंट लिखता है। उस समय कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। एकदम सही। और फिर दिन का दूसरा आधा हिस्सा मैनेजर टाइम होता है, जहां बाकी बचे छोटे मोटे काम निपटाए जाते हैं, जैसे कि ईमेल का जवाब देना या नोट्स व्यवस्थित करना। लेकिन इस टाइम ब्लॉक को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, और इसके लिए मशहूर कॉमेडियन जेरी सिनफेल्ड का तरीका बहुत कारगर साबित होता है। जेरी सिनफेल्ड का तरीका, वो क्या है? सिनफेल्ड की सफलता का राज ये नहीं था कि वे रोज कोई मास्टरपीस लिखते थे। उनका राज ये था कि उन्होंने हर दिन चुटकुले लिखने का फैसला किया था। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। उन्होंने दीवार पर एक पूरे साल का कैलेंडर लगाया, और जिस दिन भी वे अपना लिखने का काम पूरा करते, उस दिन पर एक बड़ा लाल एक्स बना देते। तो कुछ ही दिनों में उन एक्स निशानों की एक चेन बन गई होगी। हाँ, फिर उनका केवल एक ही लक्ष्य रह गया, उस चेन को न तोड़ना। डोंट ब्रेक द चेन। एग्जैक्टली। विद्यार्थियों के लिए अपने दैनिक अध्ययन ब्लॉक को पूरा करके रोज कैलेंडर पर वो एक्स बनाना ही वो गति पैदा करता है जो अंततः बड़े एकेडमिक लक्ष्यों को भेद देती है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें, तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो बहुत ही स्पष्ट है। अपनी लीड एकेडमिक डोमेनो को खोजना, जटिल असाइनमेंट के दौरान मल्टीटास्किंग से बचना, और सुबह की ताज़ा इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सबसे महत्वपूर्ण विषय को टाइम ब्लॉक करना। आज के समय में विद्यार्थी सूचनाओं के भारी बोझ से जूझ रहे हैं, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। हाँ, हर तरफ से ये दबाव है कि सब कुछ करना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी चर्चा इस बात का एहसास कराती है कि ज्ञान विद्यार्थियों के लिए कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल। ये सूचनाओं के इस बोझ से बाहर निकलने का रास्ता है, और ये समझने का तरीका है कि केवल व्यस्त रहने और वास्तव में उत्पादक होने के बीच जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सही बात कही आपने। व्यस्त रहना उत्पादक होना नहीं है। हाँ, 10 घंटे किताब खोलकर बैठे रहना सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि सही दिशा में उस एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना ही वो चाबी है जो एकेडमिक उत्कृष्टता के दरवाजे खोलती है। बिल्कुल। और ये हमें वापस उसी जिग्सॉ पजल वाली बात पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें अपने अध्ययन रूटीन में और क्या-क्या जोड़ना चाहिए। और नोट्स और किताबें। हाँ, लेकिन क्या होगा अगर एकेडमिक महानता वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि हम में फालतू चीजों को घटाने का कितना साहस है? सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन। एग्जैक्टली। क्योंकि कभी-कभी उपलब्धियां जोड़ने से नहीं बल्कि घटाने से मिलती हैं। जब तक कि हमारे सामने केवल वही एक चीज न रह जाए जो वास्तव में मायने रखती है। तो आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है।